नमस्कार नमस्कार और भाई महानमस्कार। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भरोसेमंद, दमदार और हां थोड़ा सा मजेदार भी ये है राविश कुमार रिपोर्टिंग। देखिए, खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग की बात कुछ और है। यहां मिलेगी सच्ची बात, सीधी बात और कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, साथ ही थोड़ा बहुत हंसा भी देंगी, क्योंकि राविश कुमार रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, सेटिंग नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और जरूरी खबर की तह तक हम आपके लिए पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ आयोजित महारैली से पहले लगे एक नारे ने सियासी माहौल गरमा दिया है। रैली के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जाने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय कार्यकर्ताओं द्वारा को सामने सभी कार्यकर्ताओं करने की बात बताए। मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संसद में कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेताओं से संसद के फ्लोर पर देश से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी से सार्वजनिक माफी की अपील करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की झुंझलाहट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस तरह की अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करती और रैली को जनता का बड़ा समर्थन मिला है। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह एक नई योजना लाने जा रही है, जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना, यानी वीबीजी राम जी। सरकार इस योजना से जुड़ा बिल संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसे लेकर हंगामे के आसार है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जो मौजूदा मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है। यह योजना विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन से जोड़ी गई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीते 20 वर्षों में मनरेगा ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन बदले सामाजिक आर्थिक हालात को देखते हुए रोजगार योजनाओं को और मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ आयोजित महारैली से पहले लगे एक नारे ने सियासी माहौल गरमा दिया है। रैली के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जाने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय कार्यकर्ताओं द्वारा को सामने सभी कार्यकर्ताओं करने की बात बताए। मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संसद में कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेताओं से संसद के फ्लोर पर देश से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी से सार्वजनिक माफी की अपील करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की झुंझलाहट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस तरह की अभद्र भाषा का समर्थन नहीं। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ आयोजित महारैली से पहले लगे एक नारे ने सियासी माहौल गरमा दिया है। रैली के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए जाने पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। संसदीय कार्यकर्ताओं द्वारा को सामने सभी कार्यकर्ताओं करने की बात बताए। मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संसद में कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेताओं से संसद के फ्लोर पर देश से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी से सार्वजनिक माफी की अपील करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की झुंझलाहट को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस तरह की अभद्र भाषा का समर्थन। दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और नेहरू परिवार की तुलना मुगल शासकों से कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को औरंगजेब बताते हुए कहा कि जिस तरह छठे मुगल शासक के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, वैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी अंत तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आपत्तिजनक नारों से पार्टी की नकारात्मक सोच सामने आती है।
त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह की भाषा कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी। वहीं कांग्रेस की रैली में बीजेपी और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद यह बयान नया सियासी विवाद बन रहा है गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। डीएमके की युवा इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु अहंकार के सामने नहीं झुकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं, अगर पूरी संघी बटालियन भी लाई जाए तो भी राज्य में कोई असर नहीं डाल सकती। स्टालिन ने कहा कि अगर कोई स्नेह और सम्मान के साथ आएगा तो तमिलनाडु उसका स्वागत करेगा, लेकिन अहंकार के साथ आने वालों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर दक्षिणपंथी एजेंडा तेज करने का आरोप लगाया और कहा कि डीएमके को अपने सिद्धांतों को और मजबूती से जनता तक पहुंचाना होगा। स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन की भी तारीफ करते हुए उन्हें पार्टी का मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तेजी से राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में उनकी सहभागिता ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है। इस दौरान तिरुपति में हुई विशाल जनसभा और रोड शो में उमड़ी भारी भीड़ ने सीएम धामी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाया। सख्त फैसले, स्पष्ट नीति और जमीन पर परिणाम देने वाला नेतृत्व उनकी पहचान बन चुका है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सम्मान नागरिक संहिता जैसे साहसिक कदम और सुशासन मॉडल उन्हें अलग पहचान दिला रहे हैं। हिंदी पट्टी के साथ साथ दक्षिण भारत में भी उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। सीएम धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और उत्तराखंड इस यात्रा की मजबूत नींबोदी है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने की चर्चा तेज हो गई है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के बीच खबर है कि शिवसेना ठाकरे गुट के एक बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह नेता सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले विधानसभा चुनावों में महायुति को भारी सफलता मिली थी, जबकि महाविकास आघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही ठाकरे गुट से नेताओं के पलायन का सिलसिला जारी है। अब नगर निगम चुनावों से पहले संभावित दल बदल को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। अगर यह अटकलें सच होती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और ठाकरे गुट की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। डीएमके की युवा इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु अहंकार के सामने नहीं झुकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं, अगर पूरी संघी बटालियन भी लाई जाए तो भी राज्य में कोई असर नहीं डाल सकती। स्टालिन ने कहा कि अगर कोई स्नेह और सम्मान के साथ आएगा तो तमिलनाडु उसका स्वागत करेगा, लेकिन अहंकार के साथ आने वालों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर दक्षिणपंथी एजेंडा तेज करने का आरोप लगाया और कहा कि डीएमके को अपने सिद्धांतों को और मजबूती से जनता तक पहुंचाना होगा। स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन की भी तारीफ करते हुए उन्हें पार्टी का मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। डीएमके की युवा इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु अहंकार के सामने नहीं झुकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ अमित शाह ही नहीं, अगर पूरी संघी बटालियन भी लाई जाए तो भी राज्य में कोई असर नहीं डाल सकती। स्टालिन ने कहा कि अगर कोई स्नेह और सम्मान के साथ आएगा तो तमिलनाडु उसका स्वागत करेगा, लेकिन अहंकार के साथ आने वालों का विरोध किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर दक्षिणपंथी एजेंडा तेज करने का आरोप लगाया और कहा कि डीएमके को अपने सिद्धांतों को और मजबूती से जनता तक पहुंचाना होगा। स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन की भी तारीफ करते हुए उन्हें पार्टी का मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व बताया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की वोट चोरी रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने खुले मंच से बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव लड़कर दिखाए, तब साफ
हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के हर चरण को संदिग्ध बना दिया गया है और चुनाव आयोग पर अब विपक्ष का भरोसा नहीं रहा। प्रियंका ने कहा कि संसद में वोट चोरी और सर जैसे मुद्दों पर चर्चा से सरकार बचती रही, जबकि जनता के सवालों पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि देश का लोकतंत्र सब देख रहा है और एक दिन इन सवालों का जवाब जरूर मांगा जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को अहम संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में करीब 4 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से मिसिंग है और यह बीजेपी के विरोधी नहीं बल्कि 85 से 90% हमारे अपने मतदाता है। उन्होंने बताया कि 18 साल से ऊपर के 16 करोड़ मतदाताओं में से सर के बाद सिर्फ 12 करोड़ नाम सामने आए हैं, जबकि 2025 की सूची में संख्या 15 करोड़ से ज्यादा थी। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बूथ स्तर पर ड्राफ्ट सूची की जांच करें, छूटे मतदाताओं के फॉर्म भरवाएं और फर्जी नामों पर आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने दावा किया कि अगर सर सही ढंग से पूरा हुआ तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलेगा और मजबूत जीत तय होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की वोट चोरी रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने खुले मंच से बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि एक बार बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव लड़कर दिखाए, तब साफ हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के हर चरण को संदिग्ध बना दिया गया है और चुनाव आयोग पर अब विपक्ष का भरोसा नहीं रहा। प्रियंका ने कहा कि संसद में वोट चोरी और सर जैसे मुद्दों पर चर्चा से सरकार बचती रही, जबकि जनता के सवालों पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। प्रियंका गांधी ने चेतावनी दी कि देश का लोकतंत्र सब देख रहा है और एक दिन इन सवालों का जवाब जरूर मांगा जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान से राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जब्त संपत्तियों पर स्कूल खोले जाएंगे और यह फैसला न्यायालय के आदेश के तहत है, न कि राजनीतिक बदले की भावना से। जेडीयू ने इस बयान का समर्थन किया है, जबकि आरजेडी ने इसे बदले की राजनीति बताया। पटना में 20 साल से बंद एक जब्त बिल्डिंग में स्कूल खोलने की तैयारी है। बिहार में जीविका योजना के तहत दी गई 10 की सहायता राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि चुनाव के दौरान कुछ पुरुषों के खातों में भी पैसा चला गया। राजद और कांग्रेस ने इसे वोट प्रभावित करने की कोशिश बताया। जदयू ने सफाई दी कि यह सेहेकपर में जबी बनासी के साथ में भी केवल तकनीकी त्रुटि है, ऐसे मामले सीमित हैं और गलत खातों से राशि वापस। भारतीय नौसेना की स्वदेशी ताकत में 16 दिसंबर को एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। नौसेना अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएसए अबीस कोच्चि नेवल बेस पर कमीशन करेगी। यह पोत आत्मनिर्भर भारत मिशन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। कार्यक्रम को धारा ताजू से मे साउदर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना मुख्य अतिथि होंगे। डीएसए अबीस को अत्याधुनिक अंडरवाटर मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सैचुरेशन डाइविंग, हाइपरबैरिक ट्रीटमेंट, समुद्र के भीतर मरम्मत और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्षमता है। कोलकाता की टिटागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स की श्रृंखला का पहला पोत है। कमीशनिंग के बाद यह कोच्चि से संचालन करेगा और नौसेना की अंडरवाटर क्षमताओं को नई मजबूती देगा। दिल्ली से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज बीजेपी मुख्यालय में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया गया, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और मंत्री भी पहुंचे। पदभार ग्रहण के बाद नितिन नबीन ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है और वे पार्टी की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे। बिहार सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नबीन को बीजेपी के युवा और तेज तर्रार नेताओं में गिना जाता है। उनकी नियुक्ति को संगठन में नई ऊर्जा और संतुलन के संकेत के तौर पर
देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों के अहम दौरे पर निकल चुके हैं। दौरे के पहले पड़ाव में पीएम मोदी जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत के पश्चिम एशिया और अफ्रीका के साथ रिश्तों को नई मजबूती देने वाली है। जॉर्डन में पीएम मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे, जहां व्यापार, निवेश और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री इथियोपिया जाएंगे, जहां भारत अफ्रीका साझेदारी, रणनीतिक सहयोग और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दौरे के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान पहुंचेंगे, जहां व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर फोकस रहेगा। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह 3 देशों का दौरा भारत की कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक्स पर साझा पोस्ट में पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना जर्मनी के शासक एडोल्फ हिटलर से की और लिखा, तानाशाह तिलमिला गया है। पोस्ट में मोर्फ की गई तस्वीर भी साझा की गई, जिस पर दोनों एक जैसे है लिखा था। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की आशंका है। मामला ऐसे वक्त आया है जब राज्य में SIR यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने खुद सर्फाई IR फॉर्म जमा किया है, जबकि टीएमसी लगातार प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया की इस जंग ने बंगाल की राजनीति को और गर्मा दिया है। भारतीय नौसेना की स्वदेशी ताकत में 16 दिसंबर को एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है। नौसेना अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSA-20 कोच्चि नेवल बेस पर कमीशन करेगी। यह पोत आत्मनिर्भर भारत मिशन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। कार्यक्रम को धारा तारजू से मे साउदर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना मुख्य अतिथि होंगे। DSA-20 को अत्याधुनिक अंडरवाटर मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सैचुरेशन डाइविंग, हाइपरबैरिक ट्रीटमेंट, समुद्र के भीतर मरम्मत और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्षमता है। कोलकाता की टिटागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट्स की श्रृंखला का पहला पोत है। कमीशनिंग के बाद यह कोच्चि से संचालन करेगा और नौसेना की अंडर वाटर क्षमताओं को नई मजबूती